नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है कि टैक्सेशन और टैक्स डिक्लेरेशन। नया साल शुरू हो गया है। 2023 एंड 2024 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और सबसे पहली बात आता है कि टैक्स रिलेटेड डिक्लेरेशन। ये बहुत ही ट्रिकी होता है, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी टैक्स रिजिम बेनिफिशियल रहेगी और आप किस तरीके से टैक्स डिक्लेरेशन कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से आप ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ टैक्स कंसल्टेशन की यार कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी तरीके से ये हो जाएगा। और ये टैक्स डिक्लेरेशन होता है तो मतलब आप कितना भी डिक्लेयर कर दो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सबमिशन नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि शुरू से ही जो अपना एम्प्लॉयर होता है, कंपनी होती है या फिर एम्प्लॉयर, तो वो टैक्स डिडक्ट करता है, टीडीएस। तो ये डिक्लेरेशन के बेसिस पे करता है। तो चलो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस एग्जांपल में ये बहुत ही हाई सैलरी की सैलरी स्लिप्स है, जैसे कि 37 लाख अगर इनकम है, 30+ लाख का अगर इनकम है, तो किस तरह से टैक्स कैलकुलेशन होता है और कितना टैक्स आता है, वो भी एक क्यूरियसिटी आप देख सकते हो। ओके, तो ठीक है। तो जो टैक्स में सेक्शंस आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। आपके सामने जो दिख रहे हैं ऑलमोस्ट टोटल 6 सेक्शंस है जिसमें आप टैक्स डिक्लेयर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर होता है एटीसी, जो डिडक्शन होता है, और इसमें मैक्स डिडक्शन होता है ऑलमोस्ट 1,50,000। उसके बाद आता है चैप्टर 6A डिडक्शन। तो इसमें दो चार अलग तरह से डिडक्शन आते हैं, वो भी हम देख लेंगे। इसके बाद आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप एचआरए क्लेम कर सकते हो, इससे भी आपका बहुत अच्छा खासा टैक्स बच जाता है। अगर मेडिकल के रिलेटेड एटीटी, अगर कोई एक्सपेंसेस है या फिर मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप एटीटी में ये कर सकते हो। अगर आपके पास होम लिया हुआ है आपने और उसका लोन चल रहा है या फिर कुछ आपका लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी रहता है तो उसमें आप डिक्लेयर कर सकते हो। और अदर इनकम यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम अगर आपके पास है तो आप यू कैन स्पेसिफाई दैट इन अदर इनकम। तो चलो शुरू करते हैं एटीसी के। यहाँ से ऐड डिक्लेरेशन करते हैं हम। और इसमें मैक्स जो लिमिट रहती है ये आप देख लो कि 1,50,000। और ये जो 1,50,000 है, इसमें आपका पीएफ भी रहता है। मतलब आप जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी इसी में से जाता है। तो इसका मतलब आपका पीएफ जो जा रहा है, अगर आप 10,000 पीएफ पे कर रहे हो, योर कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, योर कंट्रीब्यूशन, तो वो माइनस हो जाता है इसमें से। ठीक है। तो मैक्सिमम 1,50,000 हम डिक्लेयर कर सकते हैं, या डिक्लेयर तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट जो मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, वो 1,50,000 पे मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं, आप देख सकते हो। बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसमें आप ये पैसा डाल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर डिक्लेयर कर सकते हो। इसमें एनपीएस भी आता है, इसमें एलआईसी भी आता है, इसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं। आपके बच्चों की फीस भी दिखा सकते हो आप पीए पे में डाल सकते हो। आप एटीसी के इसमें पाई जो स्केड्यूल बैंक है उसमें एफडी करवा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें रहती है जो सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर रहती है, ईएलएसएस भी आता है। तो ये मैक्सिमम 1.5 लाख की जो स्लैब है उसमें आप ही डिडक्शन कर सकते हो। तो आप अगर आपको डिक्लेरेशन करना है तो आप किस में भी डिक्लेरेशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप फाइनली जब भी सबमिशन करोगे तब आप एक्चुअली प्रूफ सबमिट करके आप ये मतलब क्लेम कर सकते हो कि इतना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इतना आपको डिडक्शन चाहिए। तो इस तरीके से तो चलो हम करते हैं। चलो मान के कि मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ तो 1,50,000। अगर आप सोच रहे होगे कि मेरा पीएफ कितना है और कितना मुझे डालना पड़ेगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है और सीधा डिक्लेयर कर दो 1,50,000 यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस। तो हमको ये मिल जाएगा, ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। तो हमने ये मैक्स लिमिट तक डाल दिया। अब आता है फिर 6A का जो डिडक्शन है उसमें। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और ये बहुत लोग मिस कर देते हैं वो है एनपीएस का डिडक्शन, एनपीएस का इन्वेस्टमेंट। एनपीएस जो होता है वो आप एनपीएस अकाउंट ओपन करके आप दो तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक होता है आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, मतलब आप खुद से कुछ पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो वो। और एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो और आप एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि मेरे एनपीएस अकाउंट में आप कुछ इन्वेस्ट किया करो। और वो कितना कर सकते हैं कि वो होता है मैक्सिमम
10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। अगर आपकी बेसिक सैलरी मतलब मान के चलो कि ईयरली 2 लाख से, तो आप मैक्सिमम 20,000 उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयड साइड। और खुद के इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है मैक्स 50,000। तो ये आप इनपीएस में डाल सकते हो। इनपीएस के बहुत सारे अलग सा टॉपिक बन सकता है जिसमें बड़ी बहुत सारे डिटेल्स आते हैं, तो हम कभी तो बात कर सकते हैं उस पे। तो चलो मैं एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं करता भी हूँ। तो इसमें अगर आप 50,000 डाल सकते हैं तो ये हो जाता है एनपीएस में। और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें रहती है कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन पेड, ये सब चीज़ें। तो ये आप हाउस रेंट अलाउ सॉरी लॉस ऑफ होम लोन की इसमें भी आप कर सकते हो। तो मैंने 50,000 का अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा है एनपीएस में। और एम्प्लॉयर साइड का जो है 10% ऑफ बेसिक सपोज आप कर रहे हो तो वो भी उसमें आ जाता है। तो चलो हम ये सेव करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो उसके बाद आता है एचआरए, तो हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस आप जो रेंट पे करते हो उस पर आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये जो होता है एग्जम्पशन होता है। और ये जो होता है कि जितना आप रेंट पे कर रहे हो उतना डायरेक्टली नहीं मिलता। मतलब मान के चलो कि मैं एक नॉन मेट्रो सिटी में रहता हूँ या फिर मेट्रो सिटी में रहता हूँ, लेकिन मैं 20,000 का रेंट पे करता हूँ पर मंथ। और तो इसका मतलब मुझे डायरेक्टली 20,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका लॉ एक छोटा सा रूल्स है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। मेरे इसमें वीडियो भी बनाया कि किस तरह का कैलकुलेशन होता है। तो आप मान के चलो कि बहुत आसानी से मैक्सिमम 90% केस में ये होता है कि आपने जो एक्चुअल रेंट पे किया 20,000 पर मंथ, मतलब 2,40,000 पर ईयर, -10% ऑफ योर बेसिक। -10% ऑफ योर बेसिक, मतलब आप जो बेसिक है आपकी सैलरी उसमें से 10% का जो हिस्सा आता है वो माइनस करके जितना होता है वो एचआरए का मिल जाता है। ये मिनिमम रहता है। 3 लॉज है उसके, तो उसमें से ये मैक्सिमम टाइम पे ये होता है। ठीक है। तो मान के चलो कि मैं 2,40,000 पे कर रहा हूँ, मेरे पास लैंडलॉर्ड का पैन है, तो मुझे पैन दिखाना पड़ेगा। नहीं है तो मैं ये कर दूंगा, नो है। अगर इसमें दो चीजें हैं कि अगर आप 1 लाख से ऊपर अगर रेंट पे करते हो ईयरली, तो आपको पैन कार्ड कंपलसरी होता है एचआरए क्लेम करने के लिए। तो आपको पैन कार्ड चाहिए चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 1 लाख तक का रेंट पे मतलब दिखा सकते हो, तो वो आ जाता है 8,300 पर मंथ। तो इस तरीके से चलो मैंने ये अभी सेव कर दिया। चलो ये पिन कोड मांग रहा है तो कुछ भी पिन कोड डाल देते हैं हम। तो चलो मान लो कि ये पिन कोड है और यहाँ पे हमने सेव किया, तो इससे ये मेट्रोपॉलिटन और नॉन मेट्रो का कैलकुलेशन कर लेता है। अगर आपके पास मेडिकल की कुछ पॉलिसी है, ये सब कुछ है, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर करके आप उसका भी ले सकते हो। तो चलो मुझे मेडिकल की कोई पॉलिसी नहीं है, तो और मेरे पास अभी ये हाउस रेंट अलाउ मतलब प्रॉपर्टी लोन या कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सिंपल अपना एक बेसिकली डिक्लेरेशन हो गया है जिसमें हम एटीसी में डिक्लेयर कर रहे हैं, चैप्टर 6 में ये डिडक्शन का डिक्लेयर कर रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस से डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी हम बात देखते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है टैक्स का वो किस तरीके से होता है। तो ये जो सैलरी है वो इनकम जो है वो इनकम है ऑलमोस्ट 37 लाख और 86,000 की इनकम है ईयरली, पर ईयरली। मतलब 37 लाख का अगर आपका सिटी से है, सिटीज में से में भी बहुत सारी चीज़ें माइनस हो जाती है। मैंने एग्जांपल के लिए ये लिया हुआ है। तो ये इतना इनकम है। उसके बाद हमको डिडक्शन कितना मिलेगा, तो ये डिडक्शन तो इस तरीके से हमारा जो है, मान लो कि इस एग्जांपल में आपका बेसिक और ये आप सब दिखा सकते हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो गया, या फिर आप एनपीएस हो गया, फ्लेक्सी अलाउंसेस हो गया, ये सब कुछ दिखा के आप ये कैलकुलेशन में थोड़े से आपको और ज़्यादा डिडक्शन मिल जाएंगे। तो अपना जो एटीसी का सेक्शन था उसमें हमने हमारा जो आएगा वो आएगा पीएफ, और दूसरा आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट और वो सब कुछ चीज़ें। अगर आपका पीएफ बहुत ज़्यादा है तो ईटीसी तो पूरा का पूरा पीएफ में ही चला जाएगा। तो अभी हमने जो जो डिक्लेयर किया उसके हिसाब से हमारे पास दो रेजिम आती है टैक्स की। एक होती है ओल्ड रेजिम जिसमें हम को जो बहुत सालों से चलती आ रही है इंडिया में टैक्स रिजिम, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा डिडक्शन मिल जाता है। और दूसरी नई रिजिम जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता, उसमें फ्लैट टैक्स बैठता है और लेकिन टैक्स स्लैब रेट जो है वो कम है। तो ओल्ड रिजिम में जो टैक्सेबल इनकम होता है सब कुछ निकाल के वो आ जाता है 33 लैक्स और समथिंग।
और उसमें टैक्स आता है ऑलमोस्ट 8,37,000 के ऊपर ईयरली। और न्यू रिजिम जो है उसमें टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें डिडक्शन नहीं मिलता। तो वो जो रिजिम है वो उसमें टैक्सेबल इनकम आ जाती है 35,86,000। और जो टैक्स है उसमें ऑलमोस्ट टैक्स बिकता है 8,07,000 का। तो नई रीजन में 30,000 का ऑलमोस्ट टैक्स की सेविंग होती है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि नई टैक्स रिजिम मतलब बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि उसमें डिडक्शन नहीं है, उसमें ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हालांकि अगर एक्चुअल कैलकुलेशन किया जाए तो आपको डिडक्शन मिल के भी नई रीजन में थोड़ा सा फायदा हो सकता है। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से अपनी जो भी डिक्लेरेशन है वो कर सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने डिक्लेरेशन आपको बता दिया। और आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप ऑलमोस्ट यहाँ पे कमेंट करके बोल देना। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।